हम आज ये देखने लगे हैं यहाँ पे कि माइग्रेशंस जो हुई वो ऑस्ट्रो एशियन लैंग्वेजेस स्पीकर्स की कैसे हुई और प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज के लोग विद इन इंडिया कैसे मूव किए नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, उसको हम जरा बेसिकली आज यहाँ पे देखने लगे हैं। ठीक है, तो इसको जरा थोड़ा सा हमारे साथ सुने आप। ये थोड़ा सा काफी आप लोगों के लिए थोड़ा आई ओपनिंग भी होगा। ये पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन है। चले नॉन कन्फर्मिस्ट, फिर आप शुरू करें यहाँ से। अच्छा, खुश आमदीद एंड वेलकम टू एवरीवन टू बगालिब्स बुक क्लब। एज आप लोगों को पता है कि हम लोग पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं अर्ली इंडियंस बुक का, जो कि टोनी जोसेफ ने लिखी है। आज की प्रेजेंटेशन में हम बेसिक एक सवाल देखेंगे कि प्रोटो ड्रिविडियन लैंग्वेज साउथ इंडिया कैसे पहुंची और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं वो इंडिया में कैसे पहुंची। बेसिकली ये दो बातें डिस्कस की जाएंगी इन लाइट ऑफ रिसर्च। अच्छा, जब हैरपन सिविलाइजेशन डिक्लाइन में थी और इंडो आर्यंस इंडिया में एंटर हुए थे विद देयर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो कि अराउंड 4000 साल पहले की बात है, तो जो नेटिव स्पीकर्स थे वहां पर ऑलरेडी वो एक्चुअली माइग्रेट करके साउथ इंडिया चले गए। अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट जो पार्ट 6 हमने डिस्कस किया था उसमें एक ओल्ड तमिल में वर्ड था अगस्त्या, जो कि अकाटी से निकला है। और वो लेजेंड जो साउथ इंडिया या ओल्ड तमिलीज लेजेंड है वो कहता है कि 18 फैमिलीज थी वलीर क्लैन की, जो कि माइग्रेट कर नॉर्थ से साउथ इंडिया आई, मोस्ट लाइकली जब सिविलाइजेशन डिक्लाइन में जा चुकी थी, हैरपन सिविलाइजेशन। लेकिन याद रहे वलीर क्लैन जो है दैट वाज नॉट द फर्स्ट टू माइग्रेट एंड रीच साउथ इंडिया। इससे पहले से ही माइग्रेशन शुरू हो गई थी। प्रोटो ड्रिविडियन स्पीकर्स जो थे बेसिकली वो 2800 बीसी, मतलब 4800 साल पहले ही माइग्रेशन करना शुरू हो चुके थे। विच जो कि अगर हम देखें मेच्योर हैरपन पीरियड 2600 बीसी, मतलब 4600 साल पहले जो मेच्योर हैरपन पीरियड था, उससे भी अराउंड 200-300 साल पहले जो प्रोटो ड्रिविडियन स्पीकर थे, जिसमें पैस्टोरलिस्ट की हम लोग बात करेंगे, वो माइग्रेट करना शुरू हो गए थे हैरपन सिविलाइजेशन के एरिया से। अगर आप लोगों को याद हो, हमने 1400 साइट्स की बात की थी टोटल हैरपन सिविलाइजेशन में जो थी, उसमें जो पैस्टोरलिस्ट थे वो माइग्रेट करकर साउथ में जा रहे थे। अब ये पैस्टोरलिस्ट कौन थे? गोट हर्डर्स या शेपर्ड्स होते हैं जो बकरी चराते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनकी मिल्किंग करते हैं, उनके मीट प्रोडक्ट खाते हैं। जिस तरह से आजकल के ब्रोईज हैं जो बलूचिस्तान में, उनका भी वही सेम लाइफस्टाइल है माउंटेन्स में, कि वो गोट हर्डर्स या शेपर्ड्स की तरह रहते हैं। अब अगर आप लोगों को ये भी याद हो कि हमने जग्रोसियंस की बात की थी, जो कि जग्रोस माउंटेन से उतर कर आए थे, वो भी एक पैस्टोरलिस्ट ही थे जिन्होंने आकर एग्रीकल्चरलिस्ट बने थे। जैसे गालिब आपने भी पढ़ा है कि मेरगढ़ की सेटलमेंट में ये लोग पैस्टोरलिस्ट थे जो आकर इन्होंने एग्रीकल्चर प्रॉपरली शुरू किया, जिसके बाद ही स्टेशनड एग्रीकल्चर शुरू हुआ। मतलब लोगों ने वो सेटलमेंट लोग एक वहां जगह पर अपनी रहने लगे। परमानेंट ड्वेलिंग्स बना दी थी। जी जी। अब सिमिलरली ये जो हर्डर्स थे, जो हैरपन सिविलाइजेशन के पैस्टरलिस्ट थे, इन्होंने गोट और शीप जो थी वो लेकर चराते हुए ये लोग साउथ इंडिया की तरफ गए। नहीं सिर्फ ये एनिमल्स, अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ले गए, ये अपने साथ प्रोटो ड्रिविडियन लैंग्वेज और फार्मिंग टेक्निक्स भी ले गए। अब जैसे सवाना जोन, यहाँ स्लाइड में बात करते हैं कि सवाना जोन की जो कि एग्जिस्ट करता है, एक ग्रासी एरिया होता है जहां पे बहुत ग्रास होती है, और ये गुजरात और राजस्थान में है, और बेसिकली ये पूरा सेंट्रल दक्कन तक एक्सटेंड करता है। ये रूट मोस्ट लाइकली हैरपन सिविलाइजेशन की, ये पैस्टोरलिस्ट जो शेपर्ड्स थे और गोट हर्डर्स थे, ये चराते हुए अपनी बकरियां, ये कोई एक या कुछ सालों में नहीं। इसको आप इस तरह से देखें कि ये माइग्रेशन अगर 4800 साल पहले इन आम लोगों की या आम पैस्टोरलिस्ट की शुरू हो चुकी थी, तो ओवर मेनी डिफरेंट सेंचुरीज दे वर मूविंग क्लोज टू साउथ इंडिया। तो इवेंचुअली वहां पर जाकर इंडिया के साउथ साइड में आकर बस गए, और बेसिकली जब ये वहां अपने हर्ड, अपने एनिमल्स चराते हुए आ रहे थे, तो वहां के जो लोकल्स थे, जो जिन्हें पीपल ऑफ पेनिनसुला कहा जाता है, उनसे उनकी इंटरेक्शन हुई। और 2006 का एक पेपर भी मेंशन हुआ हुआ है जिसमें एक आर्कियोबायोलॉजिस्ट बाय द नेम डोरियन फुलर का नाम
इसी चैप्टर में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उनकी रिसर्च कोट की गई है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, कैटल, शीप एंड गोट्स, मोस्टली कैटल थे लेकिन शीप गोट्स भी ये लोग लेते हुए, दे इंट्रोड्यूस दीज एनिमल्स टू दोज पीपल जो वहां पेनिनसुला में थे। ये नॉर्थ से ये लोग आए अपने एनिमल्स लेके। अब वो जो पेनिनसुलर लोग थे वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो मतलब बार्ले के साथ। राजब अभी मैं पिछली स्लाइड पे एक्चुअली, ठीक है जी, तो बार्ले और वीट के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड अराउंड 3000 बीसी और 2300 बीसी के बीच में। तो वो उनके पास ऑलरेडी डोमेस्टिकेटेड फॉर्म थी उसकी अपने क्रॉप्स की। ये लोग बकरियां लेकर और अपने शीप लेकर, कैटल लेकर आए। तो इनका अर्लीस्ट एविडेंस जो मिलता है वो एश माउंट से मिलता है। एश माउंट बेसिकली जो बर्निंग काउ डंग को जलाया जाता है, उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो जलाए जाते हैं उसके, मतलब जैसे काउ डंग जो मैन्योर हो गया, जैसे जो जिस गोबर इंडिया और पाकिस्तान के गोबर, हाँ, जो उनके इलाकों में जलाया जाता है, उसके साथ प्लांट्स भी जलते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो उस जमाने के गोबर या मैन्योर को जलाने का मिला है वो ये बता रहा है इस रीजन में कि नहीं सिर्फ एग्रीकल्चर हो चुका था पेनिनसुलर इंडिया में, बल्कि जो पैस्टोरल से हैरपन साइड से निकलकर साउथवर्ड्स ये कहीं बीच में आकर मिल गए थे। मतलब इनके पास जानवर भी आ गए थे, ये लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे एग्रीकल्चर के साथ। तो इवेंचुअली अगर ये इनका जब मिलाप हुआ, एसिमिलेशन हुई इन दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोगों की, उसी वक्त ड्रिविडियन लैंग्वेज, जो प्रोटो ड्रिविडियन लैंग्वेज हम लोग पिछली प्रेजेंटेशन में बताते आए कि हैरपन की मोस्ट लाइकली मेन लैंग्वेज थी, दे इंट्रोड्यूस दिस लैंग्वेज। मतलब पैस्टोरलिस्ट ने इंट्रोड्यूस की लैंग्वेज इन लोगों को जो वहां पर उस एरिया में थे, सवाना के जोन में। और फिर इवेंचुअली ये लैंग्वेज वहां से ट्रेवल करते हुए साउथ इंडिया जाकर पहुंची। अच्छा, ये लोग प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लाए थे। 1000 साल बाद इस पूरी मिलाप या एसिमिलेशन के अराउंड 1000 साल बाद हैरपन्स के जो अर्बनाइट्स थे, जब हैरपन सिविलाइजेशन एक्चुअली कोलैप्स कर रही थी, तो वहां के जो वेल ऑफ, वेल टू डू और अर्बन लोग थे जो ज्यादा सिविलाइज थे, वो लोग फिर इवेंचुअली साउथ इंडिया में, जैसे वलीर क्लैन की एग्जांपल दी, वो लोग इवेंचुअली साउथ इंडिया में अपनी प्रॉपर और मोर एजुकेटेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लाए, जिसने और भी ज्यादा इंटेंसली इस लैंग्वेज या प्रोटो ड्रिविडियन लैंग्वेज को एक तरह से कल्चरल एस्पेक्ट भी दिया साउथ इंडिया में। जी गालिब। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास प्रोफेसर फ्रैंकलिन सी साउथवर्थ हैं, जिन्होंने लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया के नाम की एक बुक लिखी। ठीक है, उसके अंदर वो असल में साउथ इंडिया के काफी जो गांव हैं या देहात हैं या विलेजेस हैं, उनके नामों की बेसिस पे ये सजेस्ट करते हैं कि फलां गांव में द्रविडियन लोग रह रहे थे और फलां जगह पे इंडो आरियन स्पीकर जो हैं वो रह रहे थे। जहां पे वाली या ओली विलेज के नाम के बाद लगता है ना, वो जगह पे द्रविडियंस रह रहे थे, और जहां पे गांव लगता है वो इंडो यूरोपियन लोग रह रहे थे। और द्रविडियंस जो हैं वो ज्यादातर साउथ इंडिया में कोस्टल एरियाज के अंदर सेटल्ड थे। और जो जहां पे भी वाली वाला जो है वो, और या फिर वाली के जो वेरिएंट्स लगे हुए हैं गुजरात में, सिंध में, ईस्ट और वेस्ट पंजाब में, हरियाणा के अंदर, वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, इन सारी जगहों पे द्रविडियंस रहते थे। ठीक है, और प्रोटो द्रविडियन स्पीकर्स थे जो लोग, ठीक है, वो रहते थे। और द्रविडियन, फिर कुछ जो रिवर हैं उनके नाम भी द्रविडियन लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इसलिए ये समझा जाता है कि उस जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर वहां पे भी द्रविडियन स्पीकिंग लोग जहां आज रहते हैं, वहां पे प्रोटो द्रविडियन स्पीकिंग लोग ही रहते थे या द्रविडियन स्पीकिंग लोग रहते थे। द्रविडियंस जो हैं वो, उनके बारे में क्या कहा जाता है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव किए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रीजन्स गुजरात के कोस्टल और सदर्न जो महाराष्ट्र है वहां पे और इन जगहों पे वो लोग रहते थे जो कि द्रविडियन लैंग्वेज जिस बोलते हैं आज, और पुराने वक्तों में वो प्रोटो द्रविडियन बोलते थे। जेनेटिक, आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक एविडेंस से हमें ये बात समझ आती है कि प्रोटो द्रविडियन जो थी ना, असल में वो ही असल में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जुबान थी असल में। ठीक है, और उस जुबान से ही बाद में जितनी द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं वो निकली हैं, और वही लोग
जब फॉल हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो वो सारे के सारे साउथ ईस्ट की तरफ जो है वो मूव किए। ये जो प्रोफेसर फ्रैंकलिन सी साउथवर्थ हैं, उन्होंने अपनी किताब लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया में इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया। ठीक है जी। तो मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, सिंध में करें एक करें गांव है मलूक वाली, मलूक वाली जो कि मलूक वाली। डिस्ट्रिक्ट ऑफ घोटकी में है, वहां सिंध में। अच्छा। अब उसमें भी हाँ आप हाँ हाँ देखें जो सफिक्स है ना वाली, मलूक वाली, हाँ हाँ और ये बहुत हाँ। पुराना उसका नाम है। अब ये यही वाली काफी सिंध के एरिया में गोट में जो कन्वर्ट हो गया वाला, ठीक है ना। अब नए हम्म। सफिक्स आए, जैसे स्पेशली मुस्लिमाइजेशन या इस्लामाइजेशन हुई सिंध की और पाकिस्तानी पंजाब साइड में की, बहुत सारी जगह तो पे वाली और वाला है, गांव के नाम बहुत ज्यादा है अभी भी है, पंजाब में। हाँ हाँ, अभी सिंध भी में भी है, हाँ। लेकिन फिर ये वाली को वाला कर दिया है। और फिर दूसरे सफिक्सेस आ गए जैसे गोट, पुर, और फिर हाँ प्रीफिक्स लाइक डेरा, कोट, ये इस तरह हाँ। के आ गए। सिंध में काफी गांव ऐसे हैं जिनके मुस्लिम नाम हो गए और हमें नहीं पता उसके एंशिएंट ड्रविडियन नाम्स क्या होंगे। तो लेकिन कहीं कहीं हाँ। वाली या वाला आ जाता है तो वो एक इंडिकेशन देता है, जैसे मलूक वाली के इसका ड्रविडियन नेचर था। और ड्रविडियंस कहीं ना कहीं बिफोर द आर्यंस इसी एरिया में ही रह रहे थे। जी खालिद। हम्म। तो आगे हम देखते हैं। हम ये बातें, जाहिर बात है हम ये पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा बता रहे हैं, इंडियंस को शायद इन बातों का थोड़ा ज्यादा आइडिया हो, क्योंकि मोस्टली ये हेरिटेज उस तरफ एग्जिस्ट करता है। द्रविडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है ना द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलती है, प्रीडोमिनेंटली साउथ एशिया में। ठीक है। इनके आउटसाइड द साउथ एशिया कोई रिलेटिव्स नहीं है आज द्रविडियन लैंग्वेजेस के। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे द्रविडियन जो है वो येलो में शो हो रही है, ये येलो जो है ना ये द्रविडियन लैंग्वेज है। आप ये देख सकते हैं कि साउथ इंडिया और श्रीलंका का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं जहाँ पे, कि वो सारे का सारा है। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के अंदर ही पाई जाती है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो कि 75% लोग बोल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज वाला जो रीजन है, यहाँ पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज देख रहे हैं आप। इन देख रहे हैं हमारा पंजाब यहाँ पे बीच में आ रहा है, हमारा सिंध आ रहा है, ये ईस्ट पंजाब आ रहा है यहाँ पे, ये सारे का सारा हमारा, आई थिंक कि ये जो है राजस्थान है। ठीक है। और बाकी सारे का सारा जो हिंदी बेल्ट आप देख रहे हैं पूरे का पूरा, वो सब ये इंडो आर्यन है। ठीक है। इंडिया के अलावा भी इनके टाइज हैं साउथ एशिया से यूरोप तक। इसके अलावा बहुत सी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस और मोस्टली यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिन्हें सिनो तिब्बतन लैंग्वेजेस कहा, सॉरी ये जिन्हें पर्पल या ऑस्ट्रो एशियाटिक यहाँ पे है। ठीक है। ये 1.2% ऑफ लिंग्विस्टिक लैंडस्केप में ये बोली जाती हैं। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के अंदर ये फैली हुई हैं। इंक्लूड्स इनमें मुंडा लैंग्वेज है और कुछ और लैंग्वेजेस हैं। फिर तिब्बतो ब्राह्मण बर्मन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो कि 1% से भी कम लोग बोलते हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा आता है और बाकी साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो आ रहा है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा वो था। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? जी खालिद, जो रेड रीजन्स है जैसे साइनो तिब्बतन या तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज जहाँ बोली जाती है, वही सिक्किम का एरिया है जो कि चाइना से जाकर लगता है। और जो पर्पल रीजन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी। अच्छा, तो चलें अब हम आगे चलते हैं। तो एंशियंट जीनोमिक्स जो है वो क्या रिवील करते हैं कि, एक सेकंड, ये शायद स्लाइड एक्स्ट्रा है, नहीं ये एक्स्ट्रा, आई थिंक ये स्लाइड एक्स्ट्रा है, नहीं नहीं एक्स्ट्रा तो नहीं है, हाँ ये, मैं मेरे ख्याल है इसका मैं चेंज करना भूल गया था। 104 मिलियन लोग हैं जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो कि 8th लार्जेस्ट लिंग्विस्ट ग्रुप है दुनिया का। नाइकोबार आइलैंड्स वाले और अंडमान आइलैंड्स वाले जो हैं वो भी एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस बोलते हैं। सिर्फ ये एक पॉइंट था जो यहाँ पे नोट करना था। ठीक है। तो जीनोमिक्स से क्या पता चलता, चले ये आप फिर एक्सप्लेन करें। अच्छा, गालिब ने टाइटल में डाल दिया है एंशिएंट जीनोमिक्स रिवील्स 4 प्रीहिस्टोरिक माइग्रेशंस इनटू साउथ ईस्ट एशिया। ये एक स्टडी हुई है, उसी का नाम है। अब हमने अब तक पढ़ा है कि 2 मेजर ग्रुप्स जो माइग्रेट किए थे इंडिया में, एक तो फर्स्ट अर्ली इंडियंस थे, दूसरा ज़ाग्रोसियन हर्डर्स थे, लेकिन तीसरा एक ग्रुप ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर्स का है जिसपे ये प्रेजेंटेशन आज की बेस्ड है, कि ये लैंग्वेजेस इंडिया में कैसे एंटर हुई। इनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी स्केची है, लेकिन अच्छे अंदाजे काफी रिसर्चर्स ने इस पे लगाए हुए हैं।
नाउ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जो कि जो इंडिया में जो बोली जाती हैं, एक पीछे गालिब ने एक रीजन दिखाया पर्पल में, बहुत ही छोटा सा रीजन है जहां पर ये लैंग्वेज बोली जाती है और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है, सच एज कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। अब इस इन वेल नोन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस में मंडा, जैसे गालिब ने पीछे बताया, वो इंडिया में बोली जाती है, और जो मॉन खिमर है वो बोली जाती है ईस्ट एशियन कंट्रीज में। नाउ जब हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज माइग्रेट की, हमें ये लगता है कि लोग माइग्रेट करके वो लैंग्वेज लाएं, लेकिन हर वक्त ऐसा होता नहीं है। समटाइम्स एलीट कल्चर जब किसी रीजन में पहुंचता है ना, वो डोमिनेट और टेक ओवर कर लेता है या ओवर शैडो कर लेता है लोकल लैंग्वेज और कल्चर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश है, अब इंग्लिश का साउथ एशिया में होना, हमें पता है कि इट वाज नॉट अ फुल या वाइड स्केल माइग्रेशन ऑफ ब्रिटिश पीपल इन इंडिया। वो ऑब्वियसली थोड़े लोग आए थे, फिर वो डोमिनेंट कल्चर था, कॉलोनियलिस्ट थे, तो उन्होंने वो लैंग्वेज आकर इम्पोज की। तो ये बस याद रखें कि जब माइग्रेशन होती है, इट इज नॉट ऑलवेज लैंग्वेज इसी तरह से नहीं समाती नए लोकल लोगों में, लोकल जहाँ कस्टम्स होते हैं। ऑब्वियसली डोमिनेंट कल्चर जो होता है वो अपने आप को फोर्स और इम्पोज भी करता है। अच्छा, ये जो स्टडी जो गालिब ने इस स्लाइड में बता रहे हैं, बेसिकली ये 26 इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया भर में जो इस स्टडी को सपोर्ट करते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस जो माइग्रेट की हैं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया से किए हैं, या बेसिकली क्वेश्चन है कि डिड दे ओरिजिनेट इन इंडिया एंड दे माइग्रेटेड टू ईस्ट एशिया। ये स्टडी इस क्वेश्चन को आंसर करती है। इस बेसिकली स्टडी में एंशिएंट डीएनए को देखा गया फ्रॉम मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस, वियतनाम, लाओस और इंडोनेशिया के एरिया से। और क्वेश्चन बेसिकली व्हाट द स्टडी एड्रेसेस इज कि क्या ये लैंग्वेजेस इंडिया में ओरिजिनेट की या ये बाहर से आई। सेकेंडली, अगर ये माइग्रेट की हैं बाहर से इनटू इंडिया, क्या ये राइस का कल्चर, राइस फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्या ये लोग लाए थे इंडिया के अंदर। अब इस स्टडी में बेसिकली दे एक्चुअली फाउंड दैट कि 4000 साल में, पिछले 4000 साल में दो किस्म की माइग्रेशन हुई हैं फ्रॉम ईस्ट एशिया, मतलब चाइना से इनटू साउथ ईस्ट एशिया, फ्रॉम चाइना टू साउथ ईस्ट एशिया वेया इंडिया। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस जो है साउथ, जो एग्रीकल्चर की या फार्मिंग की, जिसमें राइस और मिलेट जो कि दालें होती हैं या डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, वो समहाउ चाइना में, स्टडी बताती है अराउंड 7500 बीसी और 3500 बीसी के बीच में फुली डोमेस्टिकेट हो चुके थे। और ये एविडेंस हमें फिर मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में जो पैडी फील्ड्स हैं अराउंड 2500 बीसी में, मतलब 4500 साल पहले ये फील्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, जैसे हमने कंट्रीज के नाम लिए वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह, बर्मा वगैरह, लेकिन चाइना में ये जो डोमेस्टिकेशन है राइस की और मिलेट्स की बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब ये रूट क्या लेते हैं चाइना से, मतलब ईस्ट एशिया से निकल के ये इंडिया में आई, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, और फिर ऑनवर्ड्स ये साउथ ईस्ट एशिया को निकल गई। अब मे बी दी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस इसी रूट से इंडिया में एंटर हुई। जैसे पीछे गालिब ने मैप दिखाया पर्पल रीजन, ये इंडिया में आज किस तरह से छोटा सा रीजन, क्यों ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस बोल रहा है, ये बिकॉज ऑफ राइस via farming migration from East Asia, मतलब चाइना, थ्रू इंडिया एंड ऑन टू साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में गई। अच्छा, अब यही स्टडी एक सेकेंड रूट भी बताती है फ्रॉम ताइवान एंड ऑनवर्ड्स की आइलैंड्स हॉप करते हुए, ताइवान को आपको पता है इट्स लाइक एन आइलैंड, और इसी तरह आइलैंड हॉप करते हुए एक और लैंग्वेज थी विच वाज कॉल्ड ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज। कुछ ये कहते हैं लोग कि हो सकता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस भी ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेजेस के रूट से निकल के साउथ ईस्ट एशिया पहुंची हो, लेकिन हमें इंडिया में तो सिर्फ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज मिलती है, ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज नहीं मिलती। ऑस्ट्रोनेशियन वो लैंग्वेज है जो पैसिफिक आइलैंड्स में ऑस्ट्रेलिया के आगे बोली जाती है, जैसे पॉलिनेशियन आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशियन आइलैंड्स में बोली जाती है। लेकिन चूंकि ये लैंग्वेज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो बेसिकली द स्टडी डज नॉट रियली कवर दिस रूट। हम लोग यही रूट देखते हैं कि ईस्ट एशिया में फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे चाइना में डेवलप हुई, वो समहाउ
वो लैंग्वेज स्पीकर्स, वो फार्मर्स माइग्रेट करते हुए इंडिया से, उस रीजन से, ईस्टर्न मोस्ट इंडिया रीजन से माइग्रेट करते हुए साउथ ईस्ट एशिया निकल गए। नाउ जब ये माइग्रेट कर रहे थे, इन्होंने एक्चुअली बहुत, उन जो लोग थे वहां के एंसेस्ट्री उनकी चेंज की साउथ ईस्ट एशिया में, बल्कि इंडिया में एंटर होते हुए भी इन्होंने, और वहां पर हुआ बिन हिनियंस के नाम से एक ट्राइब है जो कि ओंगे जैसा ही एक ट्राइब है अंडमान आइलैंड से, हमने पहले कुछ स्ट्रीम्स पहले बात की थी कि वहां पे उनकी लैंग्वेजेस डिस्पर्स करके उनको ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस वहां उनके साथ एसिमिलेट हो गई और उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी उन्होंने अडॉप्ट कर ली। नाउ आई गेस गालिब, या यही बात इसमें लिखी हुई है जी। अच्छा, चले हम आगे चलते हैं। फिर एक और ये स्टडी है जो कि 2011 में की गई थी, जिसका अंदर पॉपुलेशन का जेनेटिक स्ट्रक्चर इंडियन ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर्स का जो एनालाइज किया गया था। इसमें 45 इंडियंस और 15 बर्मीज इनकी जेनेटिक स्टडी इनकी बेस पे ये की गई थी, ठीक है, पॉपुलेशन की, और सैंपल्स लिए गए थे लोगों से, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग थे, द्रविडियन थे, टिबेटो बर्मन लैंग्वेजेस स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। और इसके अंदर ज्ञानेश्वर चौबे और टूमस किवसिल्ड और मैट 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 मैट्सपालू, इन्होंने ये किया था, और इन्होंने कंक्लूड ये किया था कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस के जो स्पीकर्स हैं इंडिया में टुडे, आज जो हैं वो सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए हैं, जिनकी काफी सेक्स स्पेसिफिक किस्म की जो है ना वो मिक्सचर है लोकल इंडियन पॉपुलेशन के साथ। इस स्टडी में ये पता लगा था कि एक सिग्निफिकेंट साउथ एशियन जेनेटिक कंपोनेंट जो है 25% आदमियों के 25% जो है वो मुंडा स्पीकर्स के अंदर वो पाया गया ऐसा, जिसका स्ट्रॉन्ग साउथ एशियन जेनेटिक इंसेस्ट्री या वाई क्रोमोसोम के अंदर इस तरह का है, जिसके अंदर जो ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर्स हैं उनके अंदर ये 25% ऐसा पाया गया कि वाई क्रोमोसोम उनका जो है वो कहां से आ रहा है, वो हैप्लोग्रुप O2A से है। मैटरनल लीनिएजेस जो इनकी हैं वो मुंडा स्पीकर्स की वो इंडियन ओरिजिन की हैं, मगर उनकी जो पैटर्नल हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से आ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं वो इस स्टडी में ये कहा गया कि उन्होंने राइस नहीं, शायद वो साथ अपने लेके नहीं आए, ठीक है। मगर दूसरी तरफ एशियन राइस के ऊपर जो एक स्टडी की गई है उसके अंदर ये देखा गया कि ओरेजा सैथविया जो है ना वो इंडिया और चाइना में इंडिपेंडेंटली दोनों ये जो है ये क्या किए गए थे, डोमेस्टिकेट किए थे। इंडिका राइस जो है वो इंडिया में 7,000 साल पहले उगाया जाता था, और जापानी का जो है वो चाइना में डोमेस्टिकेट किया गया था इसी वक्त के आसपास। इंडिका और जापानी का जो चावल है इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो राइस कल्चर को इंडिया में एडवांस करने में बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये चावलों के ऊपर एक पूरी, और पॉपुलेशन के जेनेटिक्स के ऊपर भी और चावलों के जेनेटिक्स के थ्रू भी उन्होंने ये बताया कि हाँ जी कुछ लोग उधर से आए थे, और कुछ चावल जो है वो इंडिजिनस हैं, मगर कुछ चावल ऐसे हैं जो कि दूसरी तरफ से भी आए हुए हैं। हाँ जी, कुछ इस बारे में आप कहना चाह रहे हैं? नहीं गालिब, बस आपने ये समझाया। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे फिर हाँ, चलते हैं। तो चलेंगे, फिर आप बता दें, फिर इसमें मैं भी कुछ ऐड कर दूंगा। बस ये फाइनल स्लाइड है। बस इसमें ये वही स्टडी के बारे में ये स्लाइड हाँ है जो अभी आपने कोट की, जिसमें 45 इंडियंस और 15 बर्मीज के ऊपर जो स्टडी की गई थी। तो अब बेसिकली ये स्टडी ये सवाल को भी आंसर करती है कि क्या राइस इंडिया में चाइना से, मतलब ईस्ट एशिया से आए। इसका बेसिकली आंसर नो है। नाउ हमें इंडिया में बहुत पुरानी एक साइट मिलती है, लहुरा देवा, जो कि अराउंड 7000 BC पुरानी है, और हमें एविडेंस मिलता है वहां राइस की कल्टीवेशन का। उस साइट में बेसिकली जो स्पीशी ऑफ राइस या कैटेगरी ऑफ राइस, जैसे आपने पीछे बताया इंडिका की सब स्पीशीज ऑफ ओरेजा सैटिवा, दैट इज व्हाट वो लोग वहां कल्टीवेट कर रहे थे।
Whereas अगर सब स्पीशी आप देखें that was domesticated in China, मतलब ईस्ट एशिया में जो डोमेस्टिकेट हुई थी वो जापानिका राइस था, ठीक है। तो बेसिकली लहुरा देवा साइड पे ऑलरेडी राइस की वाइल्ड और रॉ फॉर्म में कल्टीवेशन हो रही थी इंडिका सब स्पीशीज की, लेकिन चाइना में भी साइमल्टेनियसली जापोनिका की कल्टीवेशन वो लोग कर रहे थे। इवेंचुअली जब जैसे हमने कहा ये ऑस्ट्रो एशियाटिक माइग्रेशन हुई ऑफ दोज फार्मर्स फ्रॉम ईस्ट एशिया, मतलब फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया एंड ऑनवर्ड्स टू साउथ ईस्ट एशिया, वो नहीं सिर्फ ये लैंग्वेज लाए, ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी लाए। वो जापोनिका राइस लेकर आए और इवेंचुअली ऑलरेडी वहां इंडिका सब स्पीशीज को कल्टीवेट किया जा रहा था। तो एक फुल पोटेंशियल रियलाइज हुआ राइस कल्टीवेशन का इंडिया में वंस इन दोनों राइस की हाइब्रिडाइजेशन हुई, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर एक प्रॉपर fully domesticated form of rice was actually cultivated, and this happened around 4000 years ago, मतलब 2000 BC में ये इनका हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये याद रहे वही टाइम है जब हैरप्पन सिविलाइजेशन एंड पे है और ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस एंटर हो रही हैं। तो इन लैंग्वेजेस का इंडिया में ईस्ट एशिया मतलब चाइना से एंटर होना और ये राइस की इंडिजिनस इंडिका राइस स्पीशीज की हाइब्रिडाइजेशन विद द चाइनीज जापानिका राइस हैपेंस एट द सेम टाइम। मतलब ये इस बात का सबूत है कि हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त हुई जब ये ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकर्स चाइना से उतर कर इंडिया में आए, हाइब्रिडाइजेशन हुई राइस की, एक मॉडर्न फुली डोमेस्टिकेटेड राइस बनी और फिर ऑनवर्ड्स ये ईस्ट एशिया को निकल गए। जी तारिक। और इसी टाइम तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर, ठीक है। और 2000 साल पहले फाउंडेशनल एलिमेंट्स जो थे या जो बुनियाद रख दी गई पॉपुलेशन और कल्चर की, जिसके अंदर एक डाइवर्स किस्म का जो है ना लिंग्विस्टिक और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी, वो एस्टैब्लिश हुई सारी। और बाद में इसके फिर आर्यंस आए, इवन के ऑस्ट्रो एशियंस जो हैं, ऑस्ट्रो ये जो एशियाटिक स्पीकिंग लोग हैं, ये आर्यंस से पहले ही आ चुके थे यहाँ पे। तो ये भी बात हो रही है। जब डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हो रहा था तो ये आ रहे थे या आ चुके थे, मगर जो हमारे पास जो आर्यंस हैं वो हम अगले पार्ट में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली डाउनफॉल के बाद आते हैं, बिल्कुल डाउनफॉल के बाद, या फिर उनकी माइग्रेशन अर्ली माइग्रेशन डाउनफॉल से पहले हो जाती है, मगर बाद वाली जो है वो फिर बाद में होती है। तो ठीक है, ये हमारा आज का था सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसको अब हम कुछ ऐड कर लूं? जी करें। तो अब अगर हमारे व्यूअर्स जो ये सेशन सुन रहे हैं, आप लोग ये देखें कि हमने जो हिस्ट्री शुरू की है इंडिया की वो अराउंड 60-65,000 ईयर्स अगो पहले से शुरू किया। अब हम लोग आ गए अराउंड 4000 ईयर्स अगो जब आर्यंस आने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग विल सी आर्यंस कमिंग इन। तो वो जब इंडिया में एंटर होंगे वो एक प्रॉपर सेटअप देखेंगे जहां पर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ चुका है, लैंग्वेज इवॉल्व हो चुकी है, प्रोटो ड्रेविडियन क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज भी एक प्रैक्टिस है जो पढ़े लिखे लोग वहां बोल रहे हैं, एक प्रॉपर कल्चर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एवरीथिंग, एक प्रॉपर सिविलाइजेशन दो अपने डाउनफॉल पे है और खत्म हो रही है, लेकिन उनको एक प्रॉपर एग्रीकल्चरल एंड लैंग्वेज एंड कल्चरल सेटअप वो इनहेरिट करते हैं। जब वो आते हैं अपना फॉर्मर या ओल्ड वैदिक कल्चर लेके, जिसे ऋग वेदा कहते हैं, उससे जब वो एंटर होते हैं तो उनको एक प्रॉपर एक तरह का आई थिंक मोर देन अ स्कैफोल्ड डिजाइन मिलता है ऑलरेडी, जिसपे वो कैपिटलाइज कर अपना और भी कल्चर डेवलप करते हैं बाय टेकिंग थिंग्स फ्रॉम दी हैरप्पन एंड द प्रोटो ड्रेविडियन कल्चर। जी हाँ, और एक बात ये है कि दे वर कमिंग इनटू अ कंट्री दैट वाज मच मोर एडवांस देन देयर ओन, मतलब कल्चर सब कुछ, ठीक है। जो लोग यहाँ रह रहे थे वो बहुत एडवांस थे, कल्चरली भी एडवांस थे, ठीक है, और वो साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, मगर शायद डिक्लाइन हो रहा था। मुझे लगता है कि उस टाइम एक बात यह है कि डिक्लाइन हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो सकती है, हो सकता है कि जो आर्यंस हैं वो खुद स्टेप्स से इसलिए वहां से निकले थे कि उस टाइम भी कोई जो है ना कोई उस तरफ भी कोई बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चेंज आ रहा था, कोई ड्राउट्स पड़ रहे थे, कुछ हो रहा था, ठीक है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि
ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में जो माइग्रेशन थी, माइग्रेशन को बहुत से लोग ये भी सोचना चाहेंगे कि माइग्रेशन इंटायरली पीसफुल थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत बड़ा ग्रुप एक किसी एरिया में एंटर हुए तो सब कुछ पीसफुल रहे। ठीक है, तो माइग्रेशन को जो हम कह रहे हैं यहाँ पे भी काफी प्रॉब्लम्स भी रहे होंगे, बट वी डोंट नो, उस बारे में कुछ ज्यादा हुआ नहीं है कि पता चले। हाँ, मगर हम ये जानते हैं कि माइग्रेशन जो उसको ये कहना कि वो कोई इन्वेजन थी, वो भी हम नहीं कह सकते कि इन्वेजन थी, मगर माइग्रेशन तो हम कह सकते हैं। और माइग्रेशन गालिब जैसे हमने पीछे बात की कि जो डोमिनेंट कल्चर जब प्रोग्रेस कर हावी हो जाता है एक एरिया में, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो कल्चर किसी तरह से इम्पोज भी किया गया हो। हालांकि जैसे आप सही कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत पीसफुल थे, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही कोर्सिव थे, पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का इस पूरे एरिया में, क्योंकि आपने जो मैप दिखाया उसमें अराउंड 70% इंडिया में ये लैंग्वेजेस पहले भी हैं, और ये लोग जो आए थे, जो अपनी खवातीन को भी नहीं लेकर आए थे, बिकॉज हमें पता है कि अपना पेरेंटल डीएनए हमारा इनसे अगर मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रियल लोकल्स या इंडिजिनियस अर्ली इंडियन से मिलता है। लेकिन चूंकि ये कम नंबरों में आए थे और उनका कल्चर इतना वैस्टली फैल गया, तो ये तो सवाल उठाएगा, ये बात, ये जहन में सवाल आएंगे कि क्या ये कल्चर इम्पोज किया गया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।